हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं जी प्रोज राइटर्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड। लास्ट हमने पढ़े थे नॉवेलिस्ट। हमने विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट किया हुआ और विक्टोरियन पीरियड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, अर्ली विक्टोरियन पीरियड और लेटर विक्टोरियन पीरियड। और बिल्कुल उनको सेपरेट एज की तरह हम देख रहे हैं, ऑल्दो इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि हमने सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में इसको स्टडी किया है कुछ, और साथ साथ भी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम प्रोज राइटर्स देखेंगे, जो मेजर प्रोज राइटर्स हैं, बड़े इम्पोर्टेंट, और उनमें उनकी क्या उनमें खास बात है, उनके उनके वर्क्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, और उनमें क्या उनकी स्पेशलिटीज हैं। और अभी से उनको याद करने की कोशिश करेंगे अगले घंटा डेढ़ जो हम साथ हैं डिस्कशन में। उम्मीद है कि आपको इस दौरान ही ऐसे याद कर लेना चाहिए। तो फोकस करें, साथ चलें, कंसंट्रेट करें। प्रोज राइटर्स अर्ली विक्टोरियन पीरियड, ये है हमारा आज का टॉपिक। द अर्ली विक्टोरियन प्रोज इज इन कीपिंग विद द एनर्जेटिक टेम्परामेंट ऑफ द टाइम। बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ से हमें याद आ रहा है कि लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसके स्टार्ट में देख लिया था, और वो था कि जो नॉवेलिस्ट हैं वो भी अपने टाइम के को कंफर्म कर रहे हैं। बेशक वो कुछ ना कुछ ट्रू पिक्चर भी दिखाते हैं, कहीं ना कहीं उनका रियलिज्म भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर वो आइडियलिस्ट और अपने टाइम के साथ, अपने असर वक्त के साथ, असर के साथ बिल्कुल आमांग हैं, कंफर्म करते हैं उस आइडिया को, एसोसिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को अपने टाइम के साथ। बिल्कुल कुछ इसी तरह इनके प्रोज राइटर भी जो है अपने स्पिरिट ऑफ द एज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। An expansive energy seems to be the characteristics of the whole period, displaying itself as freely in literature as in the development of the science, geographical exploration, and the rapidity of the economic change. तो साइंस आगे डेवलप हो रही थी, जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन हो रही थी, नई नई दुनियाएं दरियाफ्त हो रही थी, साइंस डेवलप हो रही थी, और इकोनॉमिकली भी इंग्लैंड जो है बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, और उसकी एक वजह कॉलोनाइजेशन भी है। जो एक्सप्लोरेशन हो रही थी तो साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही थी, और सारी जो वर्ल्ड की रिचेस हैं वो इनके जो कैपिटल्स हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी। सो दिस एनर्जेटिक मूड prescribes the inventiveness and the fertility of the prose writers of the period and explains the vitality of so many of their works. So Carlyle's The French Revolution, कार्लाइल का बहुत बड़ा काम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्होंने कंपोज की, उसकी हिस्ट्री जो कंपोज की है, जैसे हमने पिछले दिनों पढ़ा था ना कि दो सोर्सेज को मैंने मेंशन किए थे, टेल ऑफ टू सिटीज के दो सोर्सेज, एक द फ्रोजन डीप विल्की कॉलिन का प्ले, जहां से सैक्रिफाइस का आइडिया जो है वो कैप्चर किया डिकन्स ने, और दूसरी चीज जो है आपको नजर आती है वहां फ्रेंच रेवोल्यूशन के नॉवल के अंदर, और वो उसने कार्लाइल के वर्क द फ्रेंच रेवोल्यूशन से को पढ़ने के बाद वहां से डाटा, वहां से फैक्ट्स उठाए थे कि क्या हुआ था। सो उसके अलावा रस्किन्स मॉडर्न पेंटर्स एंड आर्नल्ड्स एसेज इन क्रिटिसिज्म are not modest and light-hearted compositions, but they represent the aesthetic equivalent of the self-assertion and an urgent will to survive, which was characteristics of the early Victorian period. Early Victorian period की overall जो temperament है, ये कार्लाइल हो, रस्किन हो या आर्नल्ड हो, तीनों उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आर्नल्ड को हमने एज ए पोएट भी देखा था, और एज ए प्रोज राइटर भी उनका मकाम है, क्योंकि हमने उस टाइम कहा था कि एज ए प्रोज राइटर ये दोबारा से हमें पढ़ेंगे। थोड़ी सी रोमांटिक प्रोज है ये, जिस तरह की रोमांटिक प्रोज हमने लास्ट टाइम ईरा में देखी थी, किसी हद तक उसके हमें ये कंटिन्यूएशन सी लगती है। एज द नंबर ऑफ द प्रोज राइटर्स ड्यूरिंग द पीरियड इज क्वाइट लार्ज, देयर इज अ greater variety of the style among them than to be found in any other period. Victorian individualism, the doing as one likes. Taking the Victorian prose as a whole, we can say that it is romantic prose. अगर इनका स्टाइल देखा जाए, इनके ऐसे लगता है कि ये कंटिन्यूएशन है रोमांटिसिज्म की, स्पेशली जो रोमांटिक प्रोज लिखी गई थी।
तो ये इनमें स्टिल वो जो इंडिविजुअलिस्टिक एक एंगल हमें मिलता है, इनके अंदर एक शार्प एनर्जी जो मिलती है, विल टू सर्वाइव वाला चीजें मिलती हैं, डूइंग एज वन लाइक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो रोमांटिक प्रोज हमें लगती है ओवरऑल, अगर इसका मिजाज देखा जाए तो विक्टोरियन टच तो उसमें है, यानी रोमांटिक प्रोज एज इट बिल्कुल तो रोमांटिक प्रोज नहीं है, ये अपने टाइम से अलग है, लेकिन एक डोमिनेट एलिमेंट मिलता है। This is why early Victorian prose is, properly speaking, romantic prose, and the Carlyle is the best example of the romantic prose artist. आगे देखेंगे कार्लाइल को सेपरेटली कि वो किस तरह से एक रोमांटिक प्रोज राइटर की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। In fact, it were the romantic elements जैसे unevenness, seriousness of tone, concreteness, and the particularity which constitutes the underlying unity of the prose of the early Victorian period. तो वो सारे एलिमेंट जो हमें लास्ट एज के प्रोज राइटर्स में मिलते हैं, वो किसी हद तक हमें इन राइटर्स में भी मिलते हैं। कुछ इस वजह से भी हम कह रहे हैं कि ये वो चीज है। All the great prose writers of the period, Carlyle, Ruskin, Macaulay, and Matthew Arnold have these qualities in common. तो हमारे पास 4 ऑथर हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे, उनके काम को देखेंगे, कार्लाइल, रस्किन, मैकॉले एंड मैथ्यू आर्नल्ड। और चारों में हमें वो कुछ चीजें ऐसे मिलती हैं जैसे अनइवननेस है, सीरियसनेस है, करेक्टनेस है, पार्टिकुलरिटी है, इंडिविजुअलिज्म है, और अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो ये बनाते हैं, वो हमें मिलेगा इसमें। चलिए इनके साथ साथ इनकी खामियां भी देखेंगे। ये इनकी चंद ऐसी चीजें हैं जिनमें कॉमन है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बड़े ऑथर हैं प्रोज के अर्ली विक्टोरियन एज के अंदर, वाज बोर्न इन 1795 एंड 1881, ये इनका टाइम स्पैन है, लाइफ स्पैन है, वो है टॉमस कार्लाइल। इनका इन्फ्लुएंस अभी मैंने मेंशन भी किया, दूसरे नॉवेलिस्ट के ऊपर भी पढ़ा। सो कार्लाइल वाज द डोमिनेंट फिगर the Victorian period as far as the prose is concerned, especially. और ओवर भी आप देखते हैं कि कार्लाइल का असर आपको नजर आता है। He made his influence felt in every department of the Victorian life. ठीक है, जैसे प्रोज में तो ये लीडिंग ऑथर हैं ही, नॉवेलिस्ट पे भी अपना असर डाल रहे हैं, ओवरऑल सोसाइटी पे भी असर डाल रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल वर्क्स वगैरह इन्होंने कंपोज किए हैं। In the general prose literature of his age, he was incomparable, the greatest figure and one of the greatest moral forces. जो अपने टाइम की मोरालिटी उसकी फोर्स की बात हो रही है। In his youth, he suffered from doubts which assailed him during the many dark years in which he wandered in the howling wilderness of infidelity. ये खुद लिखते हैं उसके बाद, howling wilderness of infidelity, striving vainly to recover his lost belief in God. तो इनके अपने जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसमें दरमियान में ये खुद कहते हैं कि दरमियान में एक टाइम ऐसा आता है कि ये बिल्कुल लॉस्ट कर देते हैं अपने फेथ को, गॉड पे यकीन जो इनको नहीं रहता, ये बिल्कुल एथीस्ट हो जाते हैं, और फिर बहुत वहां पे स्ट्राइव करते हुए बड़ी मुश्किल से ये रिकवर करते हैं अपने लॉस्ट जो बिलीफ है इन गॉड। Then suddenly there came a moment of mystical illumination, a spiritual new birth, which brought him back to the mood of courage and faith. ठीक है, तो इस तरह एक लिहाज से इनकी मिस्टिकल इल्यूमिनेशन होती है, सडनली इनको रियलाइजेशन होती है, और स्पिरिचुअली ये रिकवर करते हैं, न्यू बर्थ लेते हैं अपनी स्पिरिचुअल, टॉमस कार्लाइल जो, और उसके बाद इनके अंदर एक नया इंसान एक पैदा होता है जिसके अंदर करेज भी है और फेथ भी। वर्क्स ऑफ द कार्लाइल क्या है, मेजर वर्क्स, लेकिन आप ध्यान से इसे नोट करेंगे, एंड पर आपसे क्वेश्चन होंगे अबाउट today's lecture and last lecture as well. The history of these years of the struggle and the conflict and the ultimate triumph of his spirit is written with great power in the second book of Sartor Resartus. तो इनकी जो बुक है Sartor Resartus, ये असल में उसी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है, Sartor Resartus, which is his most characteristic literary production and one of the most remarkable and the vital books in the English language. इसको कहा जाता है Sartor Resartus जो है, इन्होंने अपनी जो स्ट्रगल थे, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो अल्टीमेट इनकी जो स्पिरिचुअल ट्रायम्फ, जो विक्ट्री होती है, जो स्पिरिचुअल रीबर्थ है,
उसको ये कंपोज करते हैं इस वर्ड के अंदर साथ His other works are the French Revolution, total works में देखें French Revolution पहले नंबर पे, his lectures on the heroes and the hero worship, ये शायद सिलेबस में भी शामिल है इनका जो वर्क है heroes and the hero worship, past and the present इनका एक काम है, and letters and the speeches of Oliver Cromwell. तो क्रॉमवेल जो है उनके स्पीचेस वगैरह और लेटर वगैरह की कलेक्शन और उस पर उसको जो है एनालाइज किया होगा उन्होंने इस वर्क के अंदर। लेटर डे पम्फलेट्स हैं, उसके बाद इन लाइफ ऑफ द जॉन स्टर्लिंग एंड द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेडरिक द ग्रेट। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे हिस्टोरियन थे और एसेस थे, तो इन्होंने इनके ये मेजर वर्क है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रिसार्टर सेकंड बुक है इनके हीरोज एंड हीरो वर्शिप, पास इन द प्रेजेंट, लेटर्स एंड स्पीच ऑफ द ऑलमैन क्रॉमवेल and later day pamphlets, the life of John Sterling and the history of the Frederick the Great. ये इनकी मेजर बुक्स हैं। इनमें द फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत फेमस है और हीरो एंड द हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा। इनको एक कहा जाता है द लास्ट ग्रेट प्यूरिटन, ठीक है। ये पहले तो बिल्कुल इन्होंने फेथ खो दिया और एथीस्ट हो गए और गॉड का भी इनकार कर दिया, खत्म हो गई सारे। फिर उन्होंने रिवाइव किया, वह सातर रिसार्टर्स में वो प्लान भी करते हैं, लेकिन जब इन्होंने रिवाइवल किया फेथ को तो बहुत शिद्दत के साथ उसको रिवाइव किया और इनके अंदर आप देखते हैं प्यूरिटन एलिमेंट हमें मिलते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है लास्ट ग्रेट प्यूरिटन। Basically, Carlyle was a Puritan, and in him the sternness and uncompromising spirit, क्योंकि बाद में चूंकि लॉस्ट फेट के बाद रिकवरी होती है तो वो उसमें एक फंडामेंटलिज्म आ जाता है, एक शिद्दत पसंदी आ जाती है इनके, और अनकम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट ऑफ द 17th century Puritanism found its last great exponent. वो जो प्यूरिटनिस्टिक जो एटीट्यूड था, जो अनकम्प्रोमाइजिंग होता है, वो बहुत हाईली सीरियस होता है और जो बहुत कम बर्दाश्त करता है पोजीशन को, तो ये कार्लाइल जो ऐसे ही बन के सामने always passionately in the earnest and unyielding in temper. He could not tolerate any moral weakness or the social evil. बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे माइनर से मॉरल वीकनेस को और सोशल इवल्स को, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। इनटॉलरेंट इनका बिहेवियर हो जाता है और हमेशा होता है जो लोग फेथ के साथ बहुत शिद्दत के साथ अटैच होते हैं तो वो माइनर जो चीजें भी उन्हें बहुत बड़ी नजर आती हैं और मॉरल वीकनेस को वो बर्दाश्त नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखते हैं कार्लाइल की स्पिरिट जो है बिल्कुल आपको मिल्टन के साथ एसोसिएट करती नजर आती है, मिल्टन की तरह जो है हाईली सीरियस, इनटॉलरेट, हाईली इंटेलेक्चुअल, लेकिन उन्होंने तो फेथ कभी लूज नहीं किया था। उनके साथ एक स्टोरी है। सो ही वांटेड पीपल टू बी सिंसियर एंड ही हेटेड कन्वेंशंस एंड द अनरियलिटीज। In the spheres of the religion, society and the politics, he sought reality and criticized all sham and falsehood. ठीक है, आल दोनों ने जो प्योरिटी, इसी वजह से तो प्योरिटी भी खैर कहते हैं, उसको सीख के है, चाहे वो रिलीजन हो, सोसाइटी हो या पॉलिटिक्स हो, तो हर जगह पे ये चाहते हैं एक अर्नेस्ट बिहेवियर हो, एक सिंसियर बिहेवियर हो और डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए चीजों को, सुपरस्टिशियस भी ना हो, शैम बिहेवियर ना हो, फॉल्स ना हो, बल्कि रियल हो, सिंपल हो, ऑनेस्ट हो, नोबल हो और सीरियस हो। तो कुछ ऐसी ही चीजें हमें ये मिल्टोनिक ट्रेडिशन है, आप यहां से देखें तो इनको इस वजह से द लास्ट जो है वो ग्रेट प्यूरिटन भी कहते हैं। हिस्ट्री इज द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है अबाउट हिस्ट्री क्या है, उसको डिफाइन कर रहे हैं कार्लाइल अपने अल्फाज के अंदर, कहते हैं हिस्ट्री इज द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। ये तारीख तो जो है वो अजीम लोगों की असल में बायोग्राफी है। To him, history was the revelation of God's righteous dealings with men, and he applied the lessons derived from the past to the present. He had no faith in democracy. एक और अहम बात ये है कि कार्लाइल को, यहाँ कार्लाइल आपको मिल्टन से यहाँ थोड़े से अपोजिट नजर आएंगे, और इनको डेमोक्रेसी पे कोई फेथ नहीं था। He believed in the hero under whose guidance and the leadership the masses can march to glory. इनका ख्याल है कि हमेशा हीरोज जो हैं पैदा होते हैं और वही मुआशरे को आगे लेके चलते हैं।
ठीक है, वो ग्लोरी लेके आते हैं सोसाइटी के अंदर। हर कल्चर के जो हीरो हैं, जो सोसाइटी का हीरो है, वो ज्यादा अहम है, और उसके लिए अगर कुछ आम लोगों को सेक्रीफाइस भी कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं। दिस इज द थीम ऑफ हिज लेक्चर्स ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप। ही सेज हिस्ट्री इज द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। ये स्टेटमेंट है, नो बिलीफ इन डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब है कि आम लोगों की राय से बनने वाली हुकूमत। तो इनके ख्याल में जो आम आदमी होता है, एवरेज इंटेलेक्ट होता है, ये बिलो एवरेज, या एक वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, डफर मेंटालिटी होता है इनकी नजर में, उसको हुकूमत बनाने के आइडिया में शरीक नहीं करना चाहिए। तो ये इस यहाँ पे अल्लामा इकबाल के ये करीब खड़े होकर कहते हैं कि वो जमहूरियत, ये कहते हैं कि वो तर्ज हुकूमत है कि गिनते हैं तोलते नहीं, तो ये चाहते हैं कि बंदों को तोला जाए, बंदों को गिना ना जाए कि कौन ज्यादा है, बल्कि इंटेलेक्चुअल को सेपरेट होना चाहिए। सो इन पे एक इल्जाम भी है, वो है रेसिज्म का। इन कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, एडवर्ड सईद जो है, उनका ऐसा आपने पढ़ा या उनके बारे में सुना होगा, उनकी जो बुक है ओरिएंटलिज्म, और उनका एक उसी की कंटिन्यूएशन है कि ऐसे है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। यहाँ मैंने स्पेलिंग यार मैं इसको बाद में ठीक करता हूँ। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, ये कल्चरल नहीं है बल्कि कल्चर है। एडवर्ड सईद एक्यूजेस हिम ऑफ रेसिज्म। एडवर्ड सईद इनको कहते हैं कार्लाइल को कि ये एक रेसिस्ट, क्योंकि कार्लाइल कंसीडर्ड द एंग्लो सैक्सन रेस एज सुपीरियर टू ऑल अदर्स। उनका ख्याल था कि ये जो एंग्लो सैक्सन गोरे हैं ये सुपीरियर है, बाय बर्थ ये सुपीरियर है, और इसी वजह से ये दुनिया में उस टाइम पे डोमिनेट कर रहे थे। जहां जहां एक्सप्लोरेशन हो रही थी वहां हर जगह पे लोग, तो आपको पता है, सुपरस्टिशन में पड़े हुए थे, साइंटिफिकली डेवलपमेंट नहीं थे, इग्नोरेंस बहुत ज्यादा थी दुनिया के अंदर। तो एंग्लो सैक्सन्स जो कि रेनेसां आ चुका था और साइंस में डेवलप कर रहे थे, सोचते थे, अक्ल की कसौटी पे परखते थे चीजों को। इस वजह से इन्होंने बेस बनाया कि शायद जो है एंग्लो सैक्सन्स हैं, रेस इज सुपीरियर टू अदर्स। तो इन पे एडवर्ड सईद ने कहा कि ये शख्स तो एक रेसिस्ट शख्स है। His language is like a mercenary army। जहां तक ये लैंग्वेज के यूज की बात है उसको साथ टच कर लेते हैं। He denounced scientific materialism and utilitarianism in past and present। past and present जिनका वर्क है वहां पे इस बात का एनालिसिस करते हैं कि ये प्योर साइंटिफिक मटेरियलिज्म आ गया। तो आपको पता है ये प्योरिटन है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट और नोबेलिटी और मोरालिटी का भी ख्याल करते हैं, और विक्टोरियन मोरालिटी आपको वैसे फेमस है और ये उसको कन्फर्म कर रहे हैं। तो प्योर जो यूटिलिटेरियनिज्म था, जेरेमी बैंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म था उस टाइम पे फेमस था ये, तो उसको ये कंडेम करते हैं। ही ट्विस्ट द लैंग्वेज टू सूट, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म और फिर लिबरल ह्यूमनिज्म और डेमोक्रेसी ये एक ही लड़ी में पिरे हुई बातें हैं। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि कार्लाइल जो था वो एंटी डेमोक्रेटिक आइडिया था, वो आम आदमी की अहमियत देने को तैयार नहीं था। उनके ख्याल में सुपरमैन जो है वो होते हैं सिर्फ, और वही चीजों को चलाते हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म को भी वो रिजेक्ट करते हैं साथ साथ, और मटेरियलिज्म, प्योर साइंटिफिक मटेरियलिज्म इसको रिजेक्ट। He twists the language to suit his needs। जब तक इसकी राइटिंग स्टाइल का ताल्लुक है तो कहते हैं कि ये लैंग्वेज को अपने पर्पस के लिए ट्विस्ट करता था। In order to achieve this, he makes use of the strange tricks, the use of the capital initials। खामखाई कहीं कहीं कैपिटल्स इनिशियल डाल देना जहां नहीं रिक्वायर्ड होते। एंड द ड्रॉपिंग ऑफ द कंजक्शंस, कंजक्शन ना लगाना तो पता ही नहीं चलता था कहाँ पॉज लेना है, कहाँ बात एम्फेसिस हो रही है या कौन क्या कह रहा है। सो प्रोनाउंस ना लगाना, वर्ब्स का आगे पीछे यूज, द क्वाइंट कन्वर्सेशन ऑफ द एनी नाउन इनटू ए वर्ब, एंड फ्री यूज ऑफ द फॉरेन वर्ड्स और लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉरेन वर्ड्स, ये लेके आए। तो अब ये चीजें जब आप लेके आएंगे तो लैंग्वेज के ये सारे ट्रिक्स कहलाएंगे और किस तरह से मोल्ड करते हैं। Thus his language is like a mercenary army formed of all sorts of incongruous and exotic elements। Incongruous and exotic element in the sense, और mercenary असल में वो आर्मी होती है जो डिफरेंट लोगों को एक जगह इकट्ठा करती है कि वो पैसों के लिए फाइट करेंगे। मतलब पैसे उनको दिए जाते हैं तो वो उनमें कोई पैट्रियटिज्म नहीं होता, बल्कि वो लोग एज ए आप कह लें कि बाय ट्रेड वॉरियर होते हैं। बाय ट्रेड वॉरियर हो, ऐसी आर्मी को मर्सनरी आर्मी कहा जाता है। तो मर्सनरी आर्मी में
एक खास बात ये होती है कि उसमें हर तरह के लोग डिफरेंट इलाकों से इकट्ठे हो जाते हैं एक फाइनेंशियल पर्पस के लिए। तो ये भी एक खास पर्पस के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स को लेके और वर्ड्स के इनोवेटिव यूज करना, प्रोनाउन ड्रॉप कर देना, कंजक्शन ना लगाना, खामखा कैपिटलाइज कर देना चीजों को, तो इस तरह करके इन्होंने अपना राइटिंग स्टाइल जो है। तो ये हमारे पहले थे थॉमस कार्लाइल। तो कार्लाइल का यकीन आपके ज़हन में एक इमेज बन गया होगा कि कार्लाइल क्या चीज। तो दूसरे अपने जॉइंट ऑथर की तरफ चलते हैं। प्रोज ऑथर जॉन रस्किन was born in 1819 and died in 1900. In the general prose literature of the early Victorian period, Ruskin is ranked next to Carlyle. अपने टाइम के एतबार से जो है वो रस्किन को हम कार्लाइल के बाद दूसरे नंबर पर रखते हैं। Being one of the greatest masters of the English, he became interested in art and wrote. उनके सेकंड रैंक से मुझे याद आता है कि पोइट्री में जब देख रहे थे तो सेकंड रैंक पे ब्राउनिंग थे, टेनिसन के बाद ब्राउनिंग थे। जब हमने नॉवेल देखा तो डिक्कन के साथ थैकरे थे दूसरे नंबर पे, और अब प्रोज में हम देखते हैं कार्लाइल लीड कर रहे हैं तो उनके साथ सेकंड नंबर पे हैं जॉन रस्किन। Being one of the greatest masters of the English, he became interested in art and wrote modern painters. इनकी बड़ी फेमस बुक है द मॉडर्न पेंटर्स, ठीक है, जो 1843 से लेकर 1860 के दरमियान पब्लिश होती है इन 5 वॉल्यूम्स। इसलिए ये लंबी डेट दी गई है क्योंकि ये 5 बार पब्लिश होती है, 5 वॉल्यूम्स आती हैं। इन ऑर्डर टू विंडिकेट द पोजीशन ऑफ टर्नर एज ए ग्रेट आर्टिस्ट। तो इस सारे में टर्नर को, जो कि एक पेंटर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, अपने टाइम के बहुत बड़े पेंटर हैं, उनको उनके डिफेंस में ये लिखी गई, या उनके जो मेथड ऑफ पेंटिंग है, आर्ट का कॉन्सेप्ट है, उनको सामने रखकर डिस्क्राइब किया गया। Being a man of deeply religious and pious nature, he could not separate beauty from religion. और ये भी आपको यहाँ पे हमें इनमें कॉमनैलिटी मिल रही है रस्किन और कार्लाइल के दरमियान। कार्लाइल और रस्किन दोनों अल्टीमेटली डीपली रिलीजियस है, और ये भी ब्यूटी को रिलीजन से सेपरेट नहीं करते, जैसे कि मिल्टन, और इन तीनों में फिर यहाँ पे कॉमन चीज आ जाएगी। एंड ही एंडेवर्ड टू प्रूव दैट ऑल ग्रेट आर्ट इज प्रेज, ही सेज। और सारा जो ग्रेट आर्ट है, दिस इज द प्रेज ऑफ गॉड है एक लिहाज से, ठीक है। डीपली रिलीजियस मीनिंग फिर यही मिलेगी, सारी जो तारीफ है वो तारीफें सिर्फ फिर गॉड के लिए। सो एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट ग्रेजुअली लेड रस्किन टू द स्टडी ऑफ द सोशल एथिक्स। अब ये आर्ट और उसके क्या पर्पस है, वो किस तरह से एस्थेटिक इफेक्ट जनरेट करता है, और टर्नर को एक डिस्क्राइब करते करते उनमें फिर जो सोशल एथिक्स है उनके ऊपर भी इनके आइडियाज हमारे सामने आते हैं। उन्होंने बाद में उस पर भी लिखा। He found that architecture, even more than painting, indicated the state of a nation's health. और ये कहते हैं कि किसी भी कौम की ज़हनी हालत को जायजा लेना हो या ओवरऑल उसकी हेल्थ का पता करना हो, तो शायद पेंटिंग से तो पता चलेगा कि वो आर्ट पेंटर कितने अच्छे हैं वहां के, बल्कि साथ साथ उसका जो आर्किटेक्चर है, खास तौर पे जो बिल्डिंगें बनाने का फन है, जो दूसरी चीजें बनाने का फन है, पत्थरों के जरिए से और मिट्टी, गारे और सीमेंट से या लोहा से, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं आर्किटेक्चर के, जो मिरेकल्स हैं, ये जिस तरह के होंगे यहाँ, तो ये किसी भी कौम की ज़हनी हालत को रिप्रेजेंट। बड़े बड़े वर्ड से जो है रस्किन के हैं, द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर लिखा है, द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड द स्टोन्स ऑफ वेनिस। ये भी आर्किटेक्चर के बारे में है, जो वेनिस के अंदर जो है आर्किटेक्चर के हालात हैं जो हिस्ट्री में किए गए। So he tried to prove that the best type of architecture can be produced only in those ages which are morally superior. तो नतीजा क्या ये निकालने कि जो आर्किटेक्चर है वो बेस्ट आर्किटेक्चर कब कब प्रोड्यूस होता है, जब उस एज के अंदर, जब जिस एज के अंदर जो है टोटल जो टेम्परामेंट है मॉरली सुपीरियर, वही विक्टोरियन अंडरस्टैंडिंग आ गई, विक्टोरियन मोरालिटी आ गई, जब जब जो है वो मोरालिटी का स्टैंडर्ड ऊपर होता है
तो बेस्ट आर्ट जो है वो तख्लीक होता है, खासतौर पर आर्किटेक्चर का जो वर्क है। The year 1816 when Ruskin published Unto This Last marks a great change in him. इनके अगला काम है Unto This Last. From this time onward, he wrote little on art and devoted himself to the discussion of the ills of the society. मैंने कहा ना, पहले पेंटिंग से फिर आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर से फिर एथिक्स, मोरालिटी और सोसाइटी की तरफ आ जाते हैं लिखते हुए। In this book, he attacked the prevalent system of political economy and protested against unrestricted competition. वो जो कैपिटलिज्म की खास बात है, इंडिविजुअलिटी और कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर या मटेरियलाइज हो जाना है चीजों का, इस चीज को ज़ाहिर इन्होंने पसंद नहीं किया। इन दिस लेटर बुक्स Sesame and Lilies and the Crown of the Wild Olive, Ruskin showed himself as a popular educator, clear in argument and skillful in illustration. तो जो इनकी आने वाली बुक है जैसे Sesame and the Lilies है, The Crown of the Wild Olive, तो हम देखते हैं कि ये एज एन एजुकेटर जो है वो सामने आते हैं, आर्गूमेंट तख्लीक करते हैं और सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं। वही जो विक्टोरियन राइटर्स का खासा है, अल्टीमेटली एक डायडेक्टिक वर्क, एक टीचर की तरह सामने आना, एक एजुकेटर की तरह। His last work, an autobiography called Praeterita, maybe I'm pronouncing right, Praeterita जो है is full of interesting reminiscences. तो ये इनका आखिरी जो वर्क है, ऑटोबायोग्राफी इनकी अपनी जो है इंटेलेक्चुअल जर्नी यहाँ पे शायद उन्होंने बयान की है Praeterita के अंदर, और ये एक इंटरेस्टिंग वर्क है। अगर हम इसको स्टडी करें तो इनके जो बड़े बड़े वर्क हमारे सामने आते हैं वो हैं द सेवन लैम्प्स ऑफ द आर्किटेक्चर, स्टोन ऑफ वेनिस, सेसमे एंड लिलीज एंड क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव एंड प्रेटरीटा, और उससे पहले हमने देखा था मॉडर्न पेंटर्स। ठीक है, तो ये इनके बड़े वर्क्स हैं। So Ruskin कैसे मर्ज होता है at the very end as a great ethical and moral teacher के तौर पे वो हमारे सामने आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्रेजुअली जो है वो, चाहे वो पेंटिंग की बात हो, चाहे वो आर्किटेक्चर की बात हो, उसे वो मोरालिटी, रिलीजन और एथिक्स के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। He is both a great artist as well as a great ethical teacher. We admire him for his richly ornate style and for his message to humanity. जैसे कि सारी विक्टोरियन ऑथर्स के बाद कोई ना कोई मैसेज है for the humanity, for the correction of society. The prose of Ruskin has a rhythmic, melodious quality which makes it almost equal to poetry. Being highly sensitive to beauty in every form, he helps the reader to see and appreciate the beauty of the world around us. तो पेंटिंग की बात करना, आर्किटेक्चर, तो वहाँ ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है एज एन आर्टिस्ट, चाहे वो आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट हो या सिंपली पेंटर हो, तो सेंसिटिव होना उनका ब्यूटी की में और उसको अप्रिशिएट करने के बारे में बात करना, दिस इज वेरी कॉमन। सो इन हिज इकोनॉमिक एसेज ही ट्राइड टू मिटिगेट द इविल्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव सिस्टम टू ब्रिंग द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयड टुगेदर इन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हेल्पफुलनेस, टू सीक ब्यूटी, ट्रुथ, गुडनेस एज द चीफ एंड ऑफ लाइफ। इनके ख्याल में और इकोनॉमिक एसेज में आप बिल्कुल ये डिसलाइक करते हैं जो एक ओपन कंपटीशन है बिटवीन डिफरेंट कंपनीज और जो है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, तो वहाँ एक्सप्लॉयटेशन होती है लेकिन कंपटीशन होता है। तो ये चाहते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो, हेल्पफुलनेस हो, एक आइडियलिस्ट की तरह है बिल्कुल ये। जैसे अक्सर हम देखते हैं विक्टोरियन जो राइटर हैं वो रोमांटिसाइज करते हैं चीज़ों को, वो आइडियलाइज करते हैं चीज़ों को, और उनको अगर खामियां सामने नजर भी आ रही हैं तो उनको लगता है ओवरऑल जो है इनको ठीक और बेहतर करने का वो ड्रीम देखते हैं, बिल्कुल रोमांटिक प्रोज राइटर्स की। और इनका लाइफ का मकसद भी देखें तो क्या इनके सामने आ रहा है, टू सीक ब्यूटी, ट्रुथ, गुडनेस एज द चीफ एंड्स ऑफ लाइफ। सो देयर इज नो डाउट दैट ही वाज द प्रॉफिट इन एन एज ऑफ रैंक मटेरियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड कंपटीशन। इर्द गिर्द चुके मटेरियलिज्म डेवलप हो रहा था, साइंस डेवलप हो रही थी, मार्केट भी चेंज हो रही थी, कैपिटलिज्म आ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको बता चुका था, यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम ने दे दिया था नया कॉन्सेप्ट, और कंपटीशन की फिजा होती थी, एंड पॉइंटेड आउट द सॉल्यूशन टू द ग्रेव प्रॉब्लम्स व्हिच वर कन्फ्रंटिंग हिज एज। इन्होंने उसके
खिलाफ लिखा है, जो ओपन जो मटेरियलिज्म है इसके खिलाफ, और एक आइडियल सिचुएशन दी और माशरे के जो प्रॉब्लम है उन पे बात की है, सोशल इवल्स के ऊपर लिखा। सो रस्किन एज ए ग्रेट एथिकल एंड मॉरल टीचर, हमने ये समझा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोज ऑथर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं जी मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन लॉर्ड मैकॉले, इनका पूरा नाम है, बोर्न 1800, 1959। So though Carlyle and Ruskin are now considered to be the great prose writers of the Victorian period, contemporary opinions gave the first place to Macaulay, who in popularity far exceeded both. यकीनन कार्लाइल का पहला नंबर है प्रोज राइटर के अंदर, और दोनों में खामियां भी हैं। रस्किन को हम दूसरी प्लेस पर रख रहे हैं और मैकाले को हमने चुना है तीसरे नंबर पे। और ये वही लॉर्ड मैकॉले हैं, वो बदनाम जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉर्म किया था। और आल्दो इनका तीसरा नंबर है, लेकिन पॉपुलैरिटी में ये जो है पहले दोनों राइटर से ज्यादा थे, ज्यादा पॉपुलर हुए, लोग ज्यादा इनको जानते थे। इन्होंने कुछ, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी इनका अमल दखल था और इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी इन्होंने बनाया, और इस वजह से भी शायद क्रिटिक्स ने इनको तनकीद करने के लिए भी तो लिया होगा यकीनन। तो ये फेमस और नोटोरियस दोनों थे, तो इनका जो फेम है वो दोनों से ज्यादा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वर्ड्सवर्थ और कार्लाइल, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो है उनके काम काफी सुपीरियर था, लेकिन साउथ ही अपने टाइम पे काफी फेमस था। सो ही वाज अ वोरेशियस रीडर एंड रिमेम्बर्ड एवरीथिंग रेड। इनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ज्यादा पढ़ते थे, इन्होंने बहुत ज्यादा बुक्स भी पढ़े, और या बहुत अच्छे से पढ़ते थे, गहराई से, और हर चीज को याद रखते थे, जो भी पढ़ते थे इनको याद रहता था। ही कुड रिपीट फ्रॉम मेमोरी ऑल द 12 बुक्स ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। तो कहा जाता है कि मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये आप इनसे सुन सकते थे, जुबानी सुन सकते थे, ये कुछ भी रिपीट कर सकते थे, हाफिज थे उसके। So at the age of 25, he wrote his essay on poetry in general and on Milton as a poet, a man and a politician. तो मिल्टन तो इनके ऑल टाइम फेवरेट थे, उनके एक लाइन इन्होंने याद कर रखी थी, उन्होंने उन पर इन्होंने एसेज भी लिखे ऑन मिल्टन एज ए पोएट, मैन एंड पॉलिटिशियन, in particular, which brought him immediate popularity as Byron's Child Harold had done. बिल्कुल जैसे बायरन ने चाइल्ड हेरल्ड लिखी तो एकदम फेमस हो गए थे, तो बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने जब मिल्टन पे काम किया तो इनको काफी फेम मिला इस बात पे। तो इनकी मेमोरी बड़ी शार्प थी, अच्छे रीडर थे, और मिल्टन को आइडियलाइज करते थे, उनकी एक एक लाइन को जो है इनको याद थी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन्होंने लिखी है जी, एक इम्पोर्टेंट वर्क इन्होंने दिया है, तारीख मरतब की है इंग्लैंड की शॉर्ट सी। So besides biographical and the cultural essays, which won for him great fame and popularity, Macaulay, like Carlyle, wrote historical essays as well as history of England. Historical essays भी लिखे हैं और साथ साथ इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी लिखी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोज ऑथर्स हैं इस एज के अंदर, वो ज्यादातर हिस्टोरियन है, कार्लाइल भी उनमें शामिल है, इसमें रस्किन जो है वार्ट वगैरह की हिस्ट्री मरतब कर रहे हैं। So as early as 1828, he wrote, a perfect historian must possess an imagination sufficiently powerful to make his narrative effective and picturesque. तो ये इनका इन्होंने लिखा about कि राइटर जो है हिस्टोरियन को कैसे काम करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड डाल दो इनका पहला रिमार्केबल वर्क। Macaulay's minutes जो हैं, Macaulay was the representative of the popular sentiments and the prejudices of the common English man. ये अपने टाइम के कॉमन इंग्लिश मैन की कॉमन थिंकिंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉपुलर सेंटिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, of the first half of the 19th century, वो early Victorian period. But his popularity was based mainly on the energy and the capacity of his mind and the eloquence with which he enlivened whatever he wrote. By the resources and the quickness of his memory, by his wide learning, which was always at his command. तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं उनमें कितनी जो शार्पनेस ऑफ माइंड है, कितनी अच्छी मेमोरी है उनकी, और खास तौर पे उनको स्पीच देने पे भी महारत थी, एलोक्वेंस भी था। So Macaulay is now given a rank lower than that of the Carlyle, Ruskin and Arnold on account of his lack of originality and the depth
as a thinker. Although as a philosopher, as a deep thinker, आज इनका मकाम उतना नहीं है जितना कार्लाइल, रस्किन या आर्नल्ड का. He played a major role in the introduction of the English and Western concept to the education in India. तो इंडिया की जो एजुकेशन है वेस्टर्नाइज उनको किया इन्होंने, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लेके आए एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम फॉर्म किया, एंड पब्लिश हिज आर्गुमेंट ऑन द सब्जेक्ट इन द मैकॉलेज मिनट्स इन 1835. 1835 में इन्होंने अपना वर्क जो है, जो जितने भी इन्होंने मीटिंग्स की, जितना भी इन्होंने काम किया, लोगों के साथ डिस्कस किया, उनको एक मैकॉलेज मिनट्स के नाम से ये लेके आते हैं सामने. जैसे मीटिंग के बाद उसके मिनट्स पब्लिश होते हैं, बिल्कुल ये ऐसे ही था. He supported the replacement of the Persian by English as the official language. तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे, या आपको आपने पढ़ा होगा आई मीन अपनी स्कूल बुक्स वगैरह में, कि पर्शियन लैंग्वेज जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी इंग्लिश आने से पहले. तो उन्होंने उसको रिप्लेस किया, उनका इंग्लिश को होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होना था. एंड यूज ऑफ द इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल्स एंड ट्रेनिंग ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन एज ए टीचर. तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश में लोगों को तरबियत करना है, हमने एक इंग्लिश पढ़ी लिखी, हमने एक नई क्लास बनानी है जो इंग्लिश स्पीकिंग हो इंडिया के अंदर. टीचर्स को भी इन्होंने ट्रेन कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए से ट्रेन किया जाए. मैकॉलेइज्म एक इवन एक टर्म बन गई, मैकॉलेइज्म पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के लिए टर्म इस्तेमाल होती है. ऑन द फ्लिप साइड दिस लेड टू द मैकॉलेइज्म इन इंडिया and the systematic wiping out of the traditional and ancient Indian education and the vocational system and the sciences. तो actually मैकॉलेइज्म क्या था कि इसने सिस्टमैटिक वे में बड़े तरीके के साथ जो ट्रेडिशनल नॉलेज था उसको वाइप आउट किया. ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन थी, जो इंडियन जो फिलोसफिकल जो डिस्कवरीज हुई थी, जो उन्होंने रिलीजियस काम किया था, या उन्होंने आर्किटेक्चर पे इंडिया का बहुत पुराना काम है. तो ग्रेजुअली जो इंडियन साइंस है, अगर कोई थी भी साइंस में कंट्रीब्यूशन, उसको एक्नॉलेज करने की बजाय, उसको सेव करने की बजाय, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय इन्होंने उसे थारोली बिल्कुल ही वाइप आउट किया. जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज जो है ग्रेजुअली जो इंडियन था उसने वेस्ट को एडमायर करना शुरू कर दिया और अपने ही कल्चर्स को नापसंद करना शुरू कर दिया. लास्ट बड़ी दिलचस्प बात अब लेक्चर के दरमियान पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, मैंने क्या देखा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में लास्ट टाइम मैंने पंजाबी डिपार्टमेंट देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ है. और आप हैरान होंगे, यूनिवर्सिटी सरगोधा आपने देखी हो, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है और हमारा इंग्लिश का डिपार्टमेंट काफी बड़ा सा है, चलिए उतना नहीं है जितना शायद होना चाहिए, लेकिन पंजाबी डिपार्टमेंट आप सुन के हैरान होंगे. एक कमरे का डिपार्टमेंट, सिर्फ 1 रूम डिपार्टमेंट, एक क्लासरूम है उनका साथ छोटा सा, और वो भी हमारे क्लासरूम का चौथे हिस्से के बराबर. जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का क्लासरूम है उसके 4 हिस्से करें तो उनका एक क्लासरूम, यानी उनके 4 क्लासरूम बन जाएंगे, और एक छोटे से कमरे में उनका ऑफिस है. एक रूम का डिपार्टमेंट हमने कहा जी 1 रूम 1 क्लासरूम डिपार्टमेंट. ये पंजाबी डिपार्टमेंट की ये सिचुएशन किस बात को सिंबलाइज कर रही है आप समझ सकते हैं. इसके डिटेल में मुझे जाने की शायद जरूरत नहीं है. So Macaulay divided the world into the civilized nations and barbarisms. उसका ख्याल था कि दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. एक सिविलाइज्ड है जैसे कि इंग्लिश पीपल हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड और सिविलाइज्ड हैं, और दूसरे होते हैं बार्बरिज्म यानी बर्बर, अनसिविलाइज्ड, सैवेज लोग होते हैं. With Britain representing the high point of civilization. और सिविलाइज्ड जो वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सिविलाइज्ड है, और उसमें जो ब्रिटेन है वो तो हाई पॉइंट पे खड़े हैं. तो कार्लाइल और यहाँ पे उसके नजरियात आप प्रैक्टिकल वे में नजर आ सकते हैं. यहाँ पे रेसिज्म इनका बिल्कुल ओपन है अब तो. इन हिज मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन ऑन February 1835 he asserted it is I believe no exaggeration to say, कहता है मेरा तो ये यकीन है कि ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी ये कहने में, that all the historical information which has been collected from all the books written in the Sanskrit, जितनी भी किताबें आज तक लिखी गई लोकल लैंग्वेज इन संस्कृत, जो इंडियन एक लैंग्वेज थी ओल्ड, is less valuable than what may be found in the most paltry abridgment used at the preparatory schools in England. ठीक है,
कि जितने भी लैंग्वेज सारी की सारी बुक्स भी इकट्ठी कर देंगे ना, संस्कृत में लिखी गई हैं। कहता है कि वो इंग्लैंड में आप चले जाए, किसी आम से स्कूल, किसी बिल्कुल फजूल से स्कूल में आप चले जाए, तो वहां पे जो प्रिपरेटरी स्कूल होगा, बिल्कुल ही बुनियादी चीज वहां पे इल्म सिखाया जा रहा होगा, बुनियादी सा स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल होगा तकरीबन, और वहां की जो लाइब्रेरी है वहां भी ज्यादा अच्छी किताबें, इन सारी किताबों से ज्यादा वैल्यूएबल। इट इज कॉल्ड मैकॉलेइज्म। वो जो उसका एक बायस्ड व्यू था, वो जो उसका रेसिस्ट व्यू था, उसको हम कहते हैं। सो इंडियन स्कॉलर, उसने डिफाइन किया इंडियन स्कॉलर क्या होता है। He was wedded to this idea of progress, especially in terms of the liberal freedoms. He opposed radicalism, while idealizing historical British culture and tradition. इसने आइडियलाइज किया जो ब्रिटिश कल्चर है, जो उसका ट्रेडिशन है, although radicalize नहीं वो करना चाहता था, थोड़ा सा मॉडरेट था, प्रोग्रेसिव था। He defines Indian scholar as a person who knows Locke's philosophy and Milton's poetry. तो उसने कहा इंडियन फिलोसफर वो होगा, या इंडियन स्कॉलर वो होगा, या पढ़ा लिखा शख्स इंडिया में वो होगा मैकॉले के नजदीक, जिससे लॉक की फिलॉसफी आती है और मिल्टन की पोइट्री आती है। मिल्टन को तो ये ऐसे आइडियलाइज करता था, लवर था उसका, तो मिल्टन की पोइट्री अगर आती है आपको और लॉक की फिलॉसफी आती है, अगर अभी अभी आपको आती है तो समझें आप फिर मैकॉले के मुताबिक आप स्कॉलर हैं, एक एजुकेटेड पर्सन है, एक रीजनेबल इंसान है। इन इंडियन कल्चर द टर्म मैकॉले's चिल्ड्रन is sometimes used to refer to the people born of Indian ancestry who adopt Western culture as a lifestyle or display attitudes influenced by colonizers. तो जो colonizers को imitate करते हैं, जो वेस्टर्न स्टाइल में जिंदगी गुजारते हैं, और वेस्टर्न जो है सुपीरियोरिटी को जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया के अंदर पोस्ट कॉलोनियल में ये टर्म यूज होती है, मैकॉले's चिल्ड्रन को कहा जाता था उस जमाने में। सो इंडियन स्कॉलर क्या है, मैकॉले's चिल्ड्रन क्या होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और आप समझ सकते हैं विक्टिम है खुद इन चीजों के आप। उसके बाद हमारे पास हैं जी लास्ट बट नॉट लीस्ट मैथ्यू आर्नल्ड, वाज बोर्न इन 1822, डाइड इन 1888। बिसाइड बीइंग ए पोएट, हमने इनको एज ए पोएट डिस्कस किया है, वहां इनका रैंक बिलो था, और एज ए प्रोज राइटर भी हमने इनको काफी देर बाद उठाया है। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड वाज ए प्रोज राइटर ऑफ हाई ऑर्डर। He was also a great literary as well as a social critic. तो ये लिटरेरी क्रिटिक भी है, सोशल क्रिटिक भी है, इन्होंने प्रोज का अच्छा काम किया। Like Carlyle and Ruskin, he was vehement critic of his age. According to him, the Englishman needed classical qualities in order to attain harmonious perfection in morals and in literature. तो इन्होंने क्लासिकल क्वालिटीज का झंडा उठाया, फ्लैग जो है, रोमांटिसिज्म इनमें आपको नजर नहीं आएगा मैथ्यू आर्नल्ड के। तो जो कार्लाइल और रस्किन की इंडिविजुअलिटी है, ये उनकी अपनी एक जो है वो एक ओपिनियन है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है चीजों के बारे में, बल्कि कहीं कहीं आपको सेंटिमेंटल होते नजर आते हैं। तो क्लासिकल क्वालिटीज का फ्लैग जो है उठाया, रोमांटिक्स का नहीं, मैथ्यू आर्नल्ड। इट वाज नॉट टू द Hebrews or the Germans as suggested by the Carlyle, or to the men of the Middle Ages as suggested by the Ruskin. जैसे कार्लाइल बात करता है जर्मन्स वगैरह की, और इसी तरह बात करती है मिडिल एजेस की बात करता है रस्किन, that England could with advantage look for teaching, but to the Greeks or to the people which among the moderns had imbibed most of the Hellenic culture, the French. तो इसका ख्याल है, हमें ग्रीक की तरफ देखना चाहिए या फिर मॉडर्न उस नेशन की तरफ देखना चाहिए सीखने के लिए, इंग्लैंड को अपलिफ्ट करने के लिए हमें ग्रीक्स से सीखना चाहिए, और फिर या फिर मॉडर्न टाइम पे जिन्होंने हेलेनिस्टिक कल्चर को अब्सॉर्ब कर लिया है, और वो है द फ्रेंच। वही क्लासिकल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। वर्क्स ऑफ द मैथ्यू आर्नल्ड देखते हैं। इन लिटरेचर आर्नल्ड स्ट्रोव टू रिहेबिलिटेट एंड टू प्रोपेगेट द क्लासिकल स्पिरिट इन हिज कंट्री। तो उन्होंने क्लासिकल स्पिरिट को प्रोपेगेट किया, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की लिटरेचर के अंदर भी। फ्रॉम 1855 onwards Arnold wrote incessantly in order to raise the intellectual and cultural level of his countrymen. All his prose works are directed to this end. ये उनका पर्पस था, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो इंग्लिश रेस का बढ़ाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, और लिटरेचर ऑफ क्लासिकल जो स्पिरिट है उसको रिवाइव किया।
सो ऑल हिज प्रोज वर्क्स इस एंड पे डायरेक्टेड हैं, इनमें जो है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, इनका एक वर्क है जी ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं ये ग्रीक से सीखने की बात देखो कर रहे हैं, क्लासिकल स्पिरिट 1861 में आता है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। द स्टडी ऑफ द सेल्टिक लिटरेचर, इसी तरह जो सेल्टिक लैंग्वेजेस और लिटरेचर है जिसको ड्रॉप कर दिया गया था एज ए स्टडी, उनको उठाते हैं। एसेज इन द क्रिटिसिज्म, एसेज इन क्रिटिसिज्म जो है इन्होंने लिखा इन कल्चर एंड अनार्की। एसेज इन क्रिटिसिज्म आपने यकीनन सिलेबस में पढ़ा होगा, और कल्चर और अनार्की के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि मैथ्यू आर्नल्ड का जो टच स्टोन मेथड है वो आप जानते होंगे। एंड पे आपने मुझे बताना है कि टच स्टोन मेथड क्या है। In which he declared that the culture is the minister of the sweetness and the light essential to the perfect character. So, being a poet himself, he looked upon poetry as a criticism of life. Poetry के बारे में कहा जाए, it is a criticism of life. Poetry को इसने एक social function दिया है कि वो उसका काम है कि जिंदगी पे क्रिटिसाइज करे, वो कोई एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में कोई आइडियलाइज करने का नाम नहीं है चीजों को, ट्रैंक्विलिटी में स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ थॉट नहीं है, ठीक है। And laid great emphasis on the part it played in the formation of the character and the guidance of the conduct. इसका काम है कि वो कैरेक्टर को फॉर्म करे, गाइड करे, क्रिटिसाइज करे लाइफ को, एक और सोशल रोल पे ये बिलीव करती थी पोएट्री। He always attacked the middle class indifferent to the disinterested joys of the pure intelligence. और मिडिल क्लास के इस रवैये पे भी उन्होंने शदीद तनकीद की है, ठीक है, कि उनका डिसइंटरेस्टेड होना और प्योर जो चॉइस और लाइफ और इंटेलेक्चुअलिज्म है उसका डिनाइल हमें नजर आता है आम आदमी के अंदर। Anti-dogmatic overall. Arnold also attempted to eliminate the dogmatic element from the Christianity in order to preserve its true spirit and bring it into the line with discoveries of the science and the progress of the liberal thought. तो ये लिबरलिज्म के नुमाइंदा है, ये प्रोग्रेस के साइंस के डिस्कवरी के एंटी डॉगमेटिक है। तो यहाँ पे हमें बर्ट्रैंड रसल के एसेज याद आ जाते हैं, एंटी डॉगमेटिक एसेज पे वही बात किया करते हैं। तो ये क्लासिकल प्रिंसिपल्स को लेकर चलते हैं, सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्लासिकल स्पिरिट लेके आना चाहते हैं और प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो अपने जो अदर प्रोज राइटर्स उनसे काफी मुख्तलिफ है। वो अगर रोमांटिक ट्रेंड या रोमांटिक फ्लैग उठाए हुए हैं टू सम एक्सटेंट, जहाँ पे विक्टोरियन टच के साथ रोमांटिसिज्म विद विक्टोरियन टच, तो ये क्लासिकल फ्लैग उठाए हुए हैं विद विक्टोरियन टच। Unlike the teaching of the Carlyle and Ruskin, which appealed to the masses, Arnold teaching appealed mainly to the educated class. लेकिन इनकी बातें, चूंकि कार्लाइल और रस्किन तो वो बात कर रहे थे बिल्कुल कॉमन जो ब्रिटिश पर्सन है वो अंडरस्टैंड कर सकते थे, उनको कंफर्म करते थे, उनको आइडियलाइज करते थे, वो तो आम आदमी के जज्बात को टच कर रहे थे। और जो राइटर हमेशा अपने वक्त में आम आदमी के जज्बात की नुमाइंदगी करता है वो ज्यादा फेमस हो जाता है। तो आर्नल्ड की जो टीचिंग थी वो तो अपील नहीं कर रहे थे उन्हें, वो तो एजुकेटेड क्लास को सिर्फ अपील कर सकते थे। पढ़े लिखे समझदार लोग इस बात को समझ सकते थे कि क्लासिकल स्पिरिट क्या है और किस तरह जो है वो रिलीजन और डॉगमेटिक रिलीजन जो है वो खासतौर पर जो नुकसान पहुंचा रहा है। और इनका ख्याल था कि पोइट्री सून विल रिप्लेस रिलीजन। ये भी इन्होंने कहा है कि जो पोइट्री जो है, जो लिटरेचर है, शायद फ्यूचर के टाइम में हमें रिलीजन की जरूरत ही ना रहे। As his object was to bring home to his countrymen certain fundamental principle of the cultured intellectual life, he has the habit of repeating the same words and the phrase with a sort of refrain effect. तो इनकी जो हैबिट एक और थी कि ये रिपीट करते थे सेम वर्ड्स और फ्रेजेस को ताकि लोगों के ज़हनों में बैठ जाए। इनका एक जो मैंने जब ये पढ़ाया था एसेज इन क्रिटिसिज्म, तो हम देखते थे कि आइडिया बार बार रिपीट होता था, बार बार एक ही बात, जो टच स्टोन मेथड में उन्होंने कई बार बात की। दिस इज स्टाइल में भी, या वो चाहते हैं कि चीजें अच्छे से समझ आ सके। तो ये हैं जी प्रोज ऑथर्स। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, इनके ख्यालात को समझा होगा और आज ज़हनों में आपने पेंट कर लिया होगा इनकी असल सूरत क्या है, इनके मेजर काम क्या, इनको आपने समझ लिया होगा।